अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना को लेके मुल्क भर में जो इस वक्त हुकूमतों की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें वो जारी हैं। 4000 से ज़ायद मरीज़ हो चुके हैं। निज़ामी साहब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बलूचिस्तान गए और कोयटा में जो उन्होंने मीडिया से बात की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अब सूबों ने ये फैसला करना है कि 14 के बाद वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन को लेके कुछ नरमी की जाएगी, कुछ ईज़ की जाएगी। तो क्या अब ये समझा जाए कि 14 के बाद लॉकडाउन में सख्ती नहीं हो सकती, अब नरमी होगी? जी, मेरे ख्याल से ये सवाल मुर्तज़ा वहाब साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सुनाइए। अच्छा ये बताएं कि ये कोई लॉकडाउन को आप कोई रिव्यू करने जा रहे हैं या 14 अप्रैल के बाद, या मज़ीद सख्ती करेंगे इसमें? देखिए निज़ामी साहब, मैं समझता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। 26 फरवरी को जब पहला पाकिस्तान में कोरोना वायरस का केस मंजर आम पे आया, उस रोज से सिंध गवर्नमेंट कुछ मुश्किल फैसले करती चली आ रही है। और पहली बार लॉकडाउन के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने 13 मार्च को ऑफिशियली वजीर आला सिंध ने वजीर आजम पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की थी कि मुल्क भर में आपको लॉकडाउन कंसिडर करना चाहिए ताकि हम रोक सकें कोरोना वायरस के मजीद फैलने को। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो इतना मुस्बित उस जमाने में नहीं था, जिसकी वजह से फिर सिंध गवर्नमेंट ने 23 मार्च को खुद 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया। और हमारे उस फैसले के बाद बाकी सूबाई हुकूमतों ने उस फैसले को फॉलो किया। उसके बाद 1 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई तमाम सूबाई हुकूमतों की वफाकी हुकूमत के साथ, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा 14 अप्रैल तक। ये फैसला किसी सूबाई हुकूमत का नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट का था। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अटेम्प्ट थी कि तमाम सूबाई हुकूमतों को साथ लेकर हम आगे बढ़ते। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एक तरफ असद उमर साहब ने ये ऐलान किया कि 14 अप्रैल तक हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करते हैं। उसके 1 या 2 रोज बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल दिया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि जी आप कुछ इंडस्ट्रीज को खोलना शुरू कर दें। वजीर आजम पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट के इस नैरेटिव के बाद आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारे सेगमेंट्स को एग्जेम्पशन देने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो नैरेटिव था लॉकडाउन के हवाले से वो कंफ्यूजन का शिकार हुआ। और मैं समझता हूँ उससे अनफॉर्चुनेटली मुल्क भर में लॉकडाउन में एक नरमी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैं समझता हूँ जो पहले 8-10 रोज में सख्ती थी, उस तरह की सख्ती आपको पाकिस्तान भर में नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कि हम सबको इस चीज पे क्लियर होना चाहिए कि भूख, मईशत, ये तमाम चीजें कौम से हैं। अगर कोई शख्स भूखा है तो निज़ामी साहब हम उसको खाना पहुंचा सकते हैं, रियासत केटर फॉर कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स को कोरोना वायरस की ये वबा लग जाए, उसका इलाज दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतने प्रेशर को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं है। और ये बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद मान रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम्स जो कि हमसे कई गुना बेहतर हैं, अमेरिका की मिसाल ले लें आप, बरतानिया की मिसाल, चीन की ले लें, वो सब कोलैप्स कर गए इस वबा के सामने। तो जरूरत इस चीज की है कि जब हेल्थ केयर सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप कैसे इसके स्प्रेड को रोक सकें ताकि कम मिकदार में लोग अस्पताल पहुंचे। जी, तो गोया कि मुख्तसर ये कि आप अभी इसको लॉकडाउन को रिलैक्स करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और उसको इससे भी तक़वीत मिलती है कि एक जो चीनी डॉक्टर आए हुए हैं आजकल यहाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव मुसद्दक़ा केसेस से कहीं ज़्यादा है। और उसकी उन्होंने कई मिसालें भी दी हैं कि ये क्योंकि मसलन उन्होंने कहा कि वहाँ चाइना में 100 था टेस्टेड, यहाँ 1 in 10 है। तो ये तो इसका मतलब है कि ये बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में। मैं निज़ामी साहब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अभी सिंध के अंदर गो के टेस्ट इतने ज्यादा पाकिस्तान भर में नहीं हुए,
बट मैं परसेंटेज वाइज अगर आपको मिसाल दूं, तकरीबन 10% है लोगों की जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। सिंध की कुल पॉपुलेशन 4 करोड़ 80 लाख है, तो अगर मैं उस प्रोपोर्शन से लेता हूं तो 48 लाख की पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे मुतासर हो सकती है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप पाकिस्तान के लेवल पे इसको देख लें तो ये नंबर तो बहुत ज्यादा है। क्या पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम उन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ केयर सिस्टम ट्रीट कर पाएगा? क्या आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम उन पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएगा? इसलिए निजामी साहब, जरूरत इस बात की है कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड नेशनल स्ट्रेटजी हो, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें। और अगर लॉकडाउन लेट से 14 तारीख तक का भी है तो कम से कम 14 तारीख तक तो हमारे पास एक कोहेसिव माइंडसेट हो। जी जी बिल्कुल ठीक। 14 तारीख अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि पंजाब को उन्होंने कह दिया कि नहीं जी आप एग्जाम्पशन की तरफ चले जाएं। हमने जब इनिशियली लॉकडाउन किया था, आपको याद होगा, इन्होंने ट्रेनें बंद नहीं की, इन्होंने एयर फ्लाइट्स नहीं बंद की, तो लोगों की आमदोरफ्त चल रही थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हाँ, हर सूबा अपना अपना काम करेगा, लेकिन वफाक अगर बड़े भाई की हैसियत से अपना किरदार अदा करता है, जी जी, साथ लेकर चलता है, तो ज्यादा बेहतर अंदाज से, ज्यादा मौसर अंदाज से मैं समझता हूँ इस मामले को आप एड्रेस कर पाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये जो आपने बात की है कि विफाक अगर साथ लेके चलता है, अब मसला ये है कि कमज़ोर मईशत है हमारे मुल्क की, और लॉकडाउन की वजह से आपकी बात बजा है कि मईशत और फिर ये रोटी लोगों को देना ये सानवी हो जाता है, पहले जान है। एक तो अभी तक जो आपके पास नंबर्स आए हैं, जो डाटा एनालिसिस आपने किए हैं, उससे क्या 2-4 लाइंस ऑफ एक्शन क्लियर होती हैं? एक ये बता दें, लॉकडाउन ही क्या वाहिद हल है, और दूसरा ये मुआशी चैलेंज को हाउ टू मीट, इसको कैसे टैकल करना है? देखिए, ये जो बार बार मुआशी चैलेंज को वफाकी हुकूमत फोकस कर रही है, आप मुझे बताइए पिछले 2 साल में क्या मईशत हमारी बड़ी मुस्तहकम थी? मैं समझता हूँ मईशत को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहुंचाया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, तो बहुत सारे बिजनेसमैन बात करते हैं, बड़े अरसे से जो मुआशी एक्सपर्ट्स हैं वो बात करते चले आ रहे हैं कि 2 साल में जो भी हमारी मईशत के साथ तनज़्ज़ुली हुई है वो आप सबके सामने है। तो ये कोरोना वायरस को खाम इसके साथ नत्थी करना मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है। हर रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल का आपको तहफ़्फ़ुज़ रखना है। सवाल ये है कि एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या अपनी कौम को आप एक्सपोज कर देंगे कि आप तमाम लोग बीमार हो जाएं, उसके बाद देखा जाएगा? वजीर आजम कहते हैं कि 3% लोग कैजुअल्टी होती है। आप मुझे बताइए 22 करोड़ आवाम में 3% नंबर कितना बनता है? 67 लाख। क्या ये मुल्क, ये कौम मुतहम्मिल हो सकती है? मुर्तज़ा साहब, आपने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद के सबको यानी ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस का पता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि एक तरफ कहते हैं कंस्ट्रक्शन खोल दो, दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग भूखे भी मर जाएंगे। फिर उन्होंने बड़ी खसूसी BISP का प्रोग्राम भी आगे चलाना शुरू कर दिया है, और भी तरीके से मदद की जा रही है। तो ये मिक्स सिग्नल जाने की वजह से सूबों को भी तो ऐसे ही सिग्नल जा रहे हैं। आपकी बात निजामी साहब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ यही बुनियादी फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान में कि एक नैरेटिव कॉमन नहीं है। सूबाई हुकूमत कोई एफर्ट करती है, वजीर आजम पाकिस्तान कोई और बयान दे देते हैं। सूबाई हुकूमत कोई और काम करती है, वफाकी हुकूमत का तर्जुमान कोई आके डिफरेंट बात कर लेता है। इसलिए मैं बड़े एहतराम के साथ मैं समझता हूँ ये वक्त सियासत करने का नहीं है, ये अटैक करने का नहीं है। ये वक्त है कि हम लोगों को जोड़ें, मिलकर कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम करें। और इसलिए मैं बार बार ये बड़ी मोतबाना गुजारिश वजीर आजम पाकिस्तान से करता हूँ कि ही इज द फादर फिगर राइट नाउ। उनको अपना किरदार अदा करना है। सिंध गवर्नमेंट बाकी सूबों को कन्विंस करने में अपना किरदार अदा कर सकती है, बट अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद कहेगी कि आइए दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर द इंटायर नेशन, तो ज्यादा इफेक्टिव अंदाज से काम हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कौन वजीर आजम साहब को एडवाइस करे। आज भी जो आपके इंट्रो में स्टेटमेंट चल रहा था वजीर आजम का, वो खुद मानते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इसको फेस करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कल का उनका स्टेटमेंट था कि बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन फिर वो कहते हैं इंडस्ट्री खोल दो, वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दो। जी अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये जो आपने बात की है कन्फ्यूजन की, इसको लेके तो चलें एक अलहदा मामला है।
अभी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि सिंध हुकूमत भी लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक सोच रही है और कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आप ओपन करना चाह रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, सिंध हुकूमत ने, जैसा कि मैंने आपको पहले गुजारिश की, कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की एक्सटेंशन का फैसला फेडरल गवर्नमेंट का था, जिसको सिंध हुकूमत ने फॉलो किया। अभी 14 अप्रैल तक हम पहुंचे नहीं हैं, अभी कोई फैसला इस हवाले से नहीं हुआ। हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम तमाम प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को बेहतरीन तरीके से इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन एड्रेस किया जा सकता है। तो जैसे ही फैसला होगा वो फैसला लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा, बट अभी फिलहाल ना सख्ती का फैसला किया गया है न नरमी का। कि बिजली और गैस के बिल माफ करने का आपने फैसला किया है, इसका कोई तरीकेकार वजह किया अभी तक क्या नहीं? निजामी साहब, हमने एक ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया है, जिसको अभी कैबिनेट से हम इंशाल्लाह उसकी मंजूरी कराएंगे, जिसके अंदर हमने कोरोना वायरस की जो बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने कुछ रिलीफ पॉइंट आउट की है, जिसके अंदर बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी कुछ रिलीफ है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना होगा, बिकॉज ये जो 90% कंपनीज हैं बिजली की और गैस की, दे आर ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसके अंदर एक बार हमारा लॉ पास हो जाए, हमारी एक बार फिर ये पुरजोर अपील होगी फेडरल गवर्नमेंट से कि ये रिलीफ अगर आप पब्लिक को पहुंचाएंगे तो सही मानों में एक आम आदमी को, गरीब आदमी को जो कि एक्चुअली अफेक्टेड है लॉकडाउन से, उसको आप रिलीफ देने में कामयाब होंगे। ये जो आप एहसास प्रोग्राम के थ्रू पैसे दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें तो आप उल्टा लॉकडाउन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बिकॉज लोग बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से। हमारा टारगेट इस वक्त ये होना चाहिए कि लोग घरों पे रहें, ताकि जी ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद। शुक्रिया। सिंध हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे वफाकी हुकूमत की तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। निज़ामी साहब, आप जो पहले दिन से हमें बात कर रहे थे, मुर्तज़ा साहब की बातों से भी वही लग रहा है कि कोई नेशनल नैरेटिव सामने नहीं आ रहा और हुकूमतों के दरमियान ये कन्फ्यूजन जारी है। जी, ये मैं सवाल है मेरा। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कि ये अभी मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ थे, वो ये शिकायत कर रहे थे कि कोई मिक्स सिग्नल जो है आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हालांकि ये माना जा रहा है कि मामला बड़ा नाजुक और गंभीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, मैं गुफ्तगू सुन रही थी मुर्तज़ा वहाब की और मुझे अफसोस हुआ है उसकी ये तमाम सियासी टारगेटेड पर्सनलाइज्ड एजेंडा जो उसने आपसे शेयर किया है, ये इस हकीकत को बयान कर रहा है कि मुर्तज़ा वहाब के अंदर जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, एक तो उसकी कमी है, और दूसरा मुर्तज़ा वहाब का अपने चीफ मिनिस्टर के साथ टोटल डिस्कनेक्ट है। और चीफ मिनिस्टर्स की पॉलिसीज़ को मुर्तज़ा वहाब उनकी तर्जमानी नहीं कर रहे, क्योंकि जो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बैठते हैं वो चीफ मिनिस्टर सिंध बैठते हैं और उनकी टीम बैठती है जिसमें मुर्तज़ा वहाब इज़ मिसिंग। और मैं चूँकि उस मीटिंग का हिस्सा होती हूँ, इसलिए जो बात मैं कहूँगी वो वहाँ की एक्चुअल जो सूरत हाल है वो आपके सामने लाऊंगी। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि वफाकी हुकूमत किसी अबहम का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है। देखिए, क्लैरिटी पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहन में बड़ी वाज़िया है, और नंबर 1 क्लैरिटी है कि आपने कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन गुर्बत, अफलास और भूख से भी लड़ना है, और बेरोज़गारी से भी लड़ना है। इस वक्त आपने देखा कि उन्होंने एंड किस बात पे किया कि जो इमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र है इसको भी नहीं होना चाहिए था, लोगों को अपने घर में रहना चाहिए था। ये आप चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन भी रहें, लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस की डंडे की ज़ोर पे घरों में बंद रखा जाए, और फिर जो उन लोगों का हक है जो बेरोज़गार हुए हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए आपने एक ज़रिया और वसीला और सवाब पैदा किया है, उसको भी रोक दिया जाए, उनको वो भी जो उनका हक है ना दिया जाए। इसमें निज़ामी साहब 2 बड़े अबहाम हैं जिसको सिंध गवर्नमेंट के लेवल पे हैं। चूँकि मीटिंग्स में बैठते हैं वज़ीर आला साहब और वो वफाकी हुकूमत के साथ कंसल्टेशन के बाद फैसले करते हैं,
उनके जो नॉन एग्जेक्टिव साथी हैं या वो लोग जो हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, एक है एग्जेक्टिव जी जी जो फैसले करता है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके, एक है उनकी सियासी टीम जो बाद में उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब को कोई एतराज़ होता है, कतन किसी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी पे उनकी कोई मुख्तलिफ राय होती है, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मीडिया पे बयान करने की बजाय अपनी सियासी टीम के ज़रिए उसको एक गलत तासर के ज़रिए पेश करने की बजाय उस कमेटी के इजलास में वो अपना मौक़िफ़ दिया करें, और अगर कहीं पे उनका नुक्ता नज़र जो है एड्रेस नहीं होता तो उसके बाद उनको हक जी, जी। पहुंचता है कि वो इस किस्म की उस नेशनल यूनिटी सही की है। फ़ज़ा को सबोताज करें। ठीक है, एक ब्रेक ये लेते जो हैं। 2 दिन एक पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है निज़ामी साहब, जी उसमें 14 तारीख तक लॉकडाउन पे कंसेंसस हुआ है। उसी पे ये फैसला हुआ है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिस पे चीफ मिनिस्टर सिंध ने बिल्कुल एग्री किया है, और उन्होंने कहा है कि वो रोड्स जहाँ पे लेबर कम इन्वॉल्व होती है वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके साथ दूसरा जो इंक्रीमेंटल लॉकडाउन का है और एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ जुड़ी इंडस्ट्री जो है उसके साथ भी उन्होंने अपना तमाम जो प्रपोजल थी उससे इत्तफाक राय किया। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक ब्रेक अगर- लेते हैं। मुराद अली शाह साहब खुद बात क्यों नहीं करते और वो तर्जुमानों के जरिए बात क्यों करवा रहे हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ब्रेक से पहले निज़ामी साहब ने जो नुक्ता उठाया था कि कोई कौमी नैरेटिव सामने आना चाहिए। अब आप बात कर रही हैं कि सीएम सिंध साहब जो हैं वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात मीटिंग में नहीं जाहिर करते और तर्जुमानों के ज़रिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये क्या ये वक्त है इन सब बातों इसमें का? सिर्फ मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि मोहतरमा ठीक कह रही हैं कि जब एक सारे चीफ मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रही है, एक अदारा भी बना हुआ है इसके लिए, बल्कि 2 अदारे बने हुए हैं, तो फिर ये मिक्स सिग्नल्स तो फिर इधर से भी आ रहे हैं उधर से भी आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी असल में निज़ामी साहब चीफ मिनिस्टर सिंध विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और जब आप डबल विकेट टूर्नामेंट खेलते हैं ना तो फिर आपको जल्द आप आउट और बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक वो खेलते हैं आके एनसीसी में और एक अपनी इनिंग्स जाके खेलते हैं अपनी सियासी जमात में। अब होता क्या है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक वफाक में हुकूमत में, एक सूबे में है। अवाम को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि भाई कौन कहाँ हुकूमत कर रहा है। अवाम ये चाहते हैं कि भाई हमें हमारे मुश्किलात का अजाला हो और हमें रिलीफ मिले। इन्होंने लॉकडाउन किया था कि हम आवाम को घर में बंद करके वहाँ उनके डोर स्टेप पे खाने पीने के अशिया और तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगे। पूछना तो आपको ये चाहिए था कि अब तक सिंध हुकूमत ने उन लाकज़दा जो लोग हैं जिनको आपने लॉकडाउन के ज़रिए डंडे के ज़ोर पे घरों में कैद किया हुआ है, उनके लिए आपने खाने पीने का और दीगर ज़रूरियात अशिया की फराहमी का क्या बंदोबस्त किया है? ऐसा हो नहीं सकता निज़ामी साहब कि कोई भी हुकूमत घर में बिठा के अपने शहरियों को 22 करोड़ आवाम को खाना खिला सके। इसके लिए आपको स्ट्रेटजी चाहिए, इसके लिए एक रोड मैप चाहिए, इसके लिए विजन चाहिए और फिर इसके साथ कमिटमेंट चाहिए। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि आप सुई गैस और बिजली की कीमतों में हम उनको ख़त्म करने जा रहे हैं या उधर रिलीफ देने जा रहे हैं। आपको पता है कि 52 रुपीज़ जो टैक्सों की मद में जमा होता है वो सूबाई हुकूमतों को चला जाता है NFC अवार्ड की वजह से, और वफाकी हुकूमत के पास जो पैसे बचते हैं उसमें से उसने AJK और गिलगित बल्तिस्तान को भी सपोर्ट करना होता है। इसके बावजूद 1200 अरब का रिलीफ पैकेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से कितना रिलीफ पैकेज दिया है? आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 जो मेजर इनिशिएटिव हैं,
एक जो है कि वो 12,000 कैश इमरजेंसी प्रोग्राम जिसका आज इजरा हुआ है, जी जी। वो उन मुस्तकीन तक, पिछे हुए तबकात तक उनको वो हक मिलना शुरू हुआ है। दूसरा, यूटिलिटी स्टोर पे आज से 2.5 अरब की जो सब्सिडी का ऐलान हुआ है, और वो एक ऐसा रिलीफ है जिसमें 19 ज़रूरियात खुर्दोनोश जो हैं उस पर हुकूमत 15 रुपये से लेके 50 रुपये तक की फ़ी आइटम सब्सिडी देने जा रही है। तो हमारा जो रोल है एक फेडरल गवर्नमेंट का, वो अम्ब्रेला का है और अपनी इकाइयों को साथ लेके चलने का है। हम सिंध को और सिंध के अवाम को अपने लिए एक बहुत अहम इकाई समझते हैं, और सिंध में बसने वालों के तमाम जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनसे आगाह हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सूबाई हुकूमत है वो इस वक्त जो है सियासी दुकानदारी को बंद कर दे और 100% फैक्ट बेस्ड जो सिचुएशन है उसको अवाम से शेयर भी करे, और मीडिया जो है उसमें एक हिस्सेदार बनाए। और जो डिस्कशन, जो नेशनल पॉलिसी, कौमी बयानिया, हिकमत अमली प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, तमाम चीफ मिनिस्टर्स और स्टेक होल्डर्स और फेडरल गवर्नमेंट मिल के बनाती है, उस पे मनोअन अमल करें। और अगर कहीं उसके अंदर वो कोई तब्दीली चाहते हैं तो उसका राइट फोरम मीडिया नहीं, उसका राइट फोरम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। क्योंकि जब हम मीडिया के सामने दो बयानियाँ लेके आएंगे तो उससे अवाम में मायूसी फैलती है। अवाम जो इस वक्त हुकूमतों की तरफ रिलीफ के लिए देख रहे हैं, वो हमारी इस खींचातानी की वजह से और ज़्यादा बददिल और दिल बर्दाश्ता होते हैं। तो हमें एक कंधे से कंधा मिला के मुट्ठी इकट्ठी करके भरपूर ताकत से अवाम को रिलीफ देने की स्ट्रेटजी की तरफ जाना है। वो हाँ सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है जी। और मुर्तज़ा वहाब की सियासत का इस वक्त नहीं है, उससे ज़्यादा थोड़ी सी खसूसी तौर पे मैं समझती हूँ कि एहतियात की ज़रूरत है। और इस वक्त ये हमारे भी बड़े दिल में ऐसे अरमान मचलते हैं कि हम जा पड़े सिंध गवर्नमेंट की वो तमाम कोताहियाँ, गलतियाँ और करप्शन ज़दा कहानियाँ हम लोगों को सुनाएं, लेकिन ये वक्त नहीं है। ये बेवक्त की रागनी है, किसी ने इस रागनी को नहीं सुनना। तो जो करने वाला काम है मुर्तज़ा वहाब साहब, आप वो करें। जी निज़ामी साहब। जी ये यकीनन आप ये इत्तेहाद का वक्त है, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन ये जो चीनी डॉक्टर आए हुए हैं उन्होंने आज एक बड़ी अलार्मिंग खबर दी है कि जी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका फैलाव है और एक में से 10 निकल रहा है, बल्कि जो कोरोना के शिकार हैं, और चीन में एक में से 100 था, और ये तादाद बड़ी अंडर रिपोर्टेड है। तो ये आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा दिया इस तरफ। तो ये वर्स्ट केस सिनारियो है, इसके लिए कोई तैयारी हो रही है, मसलन वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल, उसको तैयार करने की तरफ? देखिए इसकी ओवरऑल जो एनालिसिस और सिचुएशन को रिपोर्ट करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, और उस कम्प्रीहेंसिव स्ट्रक्चर के अंदर ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि एक उसका पार्ट है जो हेल्थ रिलेटेड है कि इससे बचाव के लिए क्या तदाबीर हैं और उस चैलेंजेस क्या हैं, और ये फैलने के बाद जो उसके मुतासरीन हैं उसको किस तरह अपने एड्रेस करना है। NDMA को एक लीडिंग वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन के तौर पे एम्पावर किया गया है, और दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा वो तमाम बेस्ट पॉसिबल निज़ामी साहब जो सहूलतें हो सकती हैं। जो हमारे, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं, और गुज़श्ता 70 सालों में जो सबसे पहला करने वाला काम था वो हेल्थ रिफॉर्म्स थी और हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना था, उस तरफ तवज्जो ना दी गई। ये पहली दफ़ा है कि अब इस हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर, चूँकि ये डिवॉल्व हो गया, ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को चला गया और वफाक के पास सिर्फ एक मॉनिटरिंग रोल रह गया, और इसके अलावा आप उसकी कोई पॉलिसी मेकिंग और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर सकते सिवाय मॉनिटरिंग के। लेकिन इसके बावजूद
फेडरल गवर्नमेंट ने इसके अंदर लीड ली और इस चैलेंज को बिल्कुल आने हाथों से निपटने का फैसला किया और ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई और एनडीएमए समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ना सिर्फ फंड्स दिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पेपरा रूल्स रिलैक्स किए ताकि हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे जो फ्रंट फुट पे लड़ने वाला तिब्बी अमला है, ये वो जंग है जिसके अंदर आपका दुश्मन नज़र नहीं आ रहा और आपको नहीं पता कि कहाँ किस वक्त आपका दुश्मन खड़ा है। जी जी। लेकिन एक ही तरीका है उस दुश्मन को जानने का, वो आपके टेस्टिंग कैपेसिटी है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी में कमी थी, फुकदान था, उसको स्ट्रेंथन किया गया, इम्प्रूव किया गया और जो डे टू डे हर आने वाला दिन जो है वो पहले दिन से बेहतरी की तरफ जा रहा है आपकी अरेंजमेंट्स के हवाले से। हाँ, वो केसेस के हवाले से ज़ाहिर है जब आपके टेस्ट ज़्यादा होंगे तो आपके केसेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उसमें जो अहम बात है कि हमारा उन केसेस के हवाले से हर वो शख्स जो इस मर्ज़ का शिकार होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में जाए। फॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान का जो डेथ टॉल रेट है वो पर डे सिंगल डिजिट्स में है और ये हमारे लिए एक बड़ी अल्लाह की खसूसी मेहरबानी और करम है। जब हम बाकी मुल्कों में अब देखते हैं तो वहाँ शरह मवाद कहीं ज़्यादा है। तो एक तो हमने इसको रोकना फैलने से, दूसरा जो इसके मुतासरीन है उनको रिकवर करना है जल्द अज जल्द और अपने घरों में पहुँचाना है और फिर उसके दूसरे मुतासरीन जो इसके इकॉनमी की वजह से जो कह लें इकनॉमिक इम्पैक्ट्स की वजह से जो बेरोज़गार हुए हैं, जिनकी नौकरियां छिन गई हैं या दिहाड़ीदार तबका जिनके पास खाने पीने के अशिया नहीं है, मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी हमने ना सिर्फ समाजी तहफ़्फ़ुज़ करना है बल्कि फूड सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने पैरेलल जो है एक रोड मैप बनाया हुआ है जिस पे स्टेप बाय स्टेप हम अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप सब की मदद से हम इस ख़तरे को ना सिर्फ कर्टेल करेंगे बल्कि ओवरकम करेंगे और फिर इसको पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए हर सतह पे कोशिशें और काविशें हमारी जारी रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, ये जो आपने पेपरा रूल्स को रिलैक्स किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पे, इस पे एक बात बड़ी ध्यान में रखने वाली है कि कहीं माफियाज इस मौके से फ़ायदा ना उठा जाए। दूसरा ये आपने कहा कि लोगों को इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पहले आप इसका जवाब ले लें। जी 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 जी। देखिए, इसका एक ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में बहुत सारी जो ब्लैक शीप हैं वो सिस्टम में घुसती हैं और फिर इस तरह के गैप्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। इसको बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और एक टाइट और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत सारी प्रोक्योरमेंट हो रही है और उसमें मीडिया की आंख भी सब कुछ देख रही है। तो आई एम श्योर कि सारा काम जो है ना सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है बल्कि एहतियात से हो रहा है ताकि किसी के पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जी निज़ामी साहब। अच्छा ये बताइए कि ये एक दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। ये जो शुगर और गंदम पे जो रिपोर्ट आई है और अभी कमीशन की रिपोर्ट आनी है, इसमें खाली जहांगीर तरीन को क्यों टारगेट किया जा रहा है और उनके कुछ मशीर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के वो भी यही तासर दे रहे हैं कि बहुत दूरियां हो गई हैं। कोई ऐसी बात है कि उनको टारगेट किया जा रहा है ख़ुसूसी तौर पे या कुछ मीडिया ट्रायल ज़्यादा हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात आपके सामने वाज़िया होना चाहिए निज़ामी साहब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस और टारगेट कभी भी किसी की ज़ात नहीं रही। हमेशा उन्होंने अगर कोई स्टैंड लिया है या कोई जदोजहद की है या कोई अपने मुसलसल रिफॉर्म्स की बात की है तो वो काज को फोकस करते हैं और काज को फ़कीयत देते हैं, किसी की ज़ात को फ़कीयत नहीं देते। और ये जो इस वक्त सिलसिला चला हुआ है अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टीट्यूशनल गैप से जुड़ा हुआ है, ये निज़ाम की ख़राबियों से जुड़ा हुआ है। ये हमारा जो एक सो कॉल्ड
शुगर पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर था, एक आपका शुगर केन कमिश्नर था, एक आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। ये सारे वो इदारे हैं जिनको फाल होके अपना अपना काम करना था। तो आज हम अगर बात कर रहे हैं या रिपोर्ट डिस्कस हो रही है या उस रिपोर्ट के अंदर गैप्स हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो उस निज़ाम की ख़राबियों को इंडिकेट कर रहे हैं। किसी शख्सियत के साथ उसको जोड़ना और किसी मखसूस हमारी पार्टी की वो शख्सियत जिसका हमेशा पाकिस्तान के अंदर और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अहम रोल रहा है, उनकी ज़ात से नत्थी करके ये मीडिया ट्रायल करके कंप्रोमाइज़ करना चीज़ों को, ये बदकिस्मती है। यहाँ इस वक्त इशू है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो गैप्स हैं उससे कौन मुस्तफ़ीद होता रहा और कैसे होता रहा। उसके अंदर उस स्ट्रक्चर के जो फ्लॉज थे, जो गैप्स थे, उसको फ़ायदा उठाने वालों में बेशुमार ख़ानदान हैं, अफराद नहीं हैं, ख़ानदान हैं। और उन ख़ानदानों के नाम मीडिया नहीं ले रहा, जिसमें शरीफ ख़ानदान सरे फहरिस्त है, जिसमें ओमनी ग्रुप सरे फहरिस्त है, जिसके अंदर जुड़े आपके बाकी ख़ानदान है। मैं उनके नाम एक एक करके गिनवाऊंगी तो आपका ये प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की ज़ात को इसलिए टारगेट किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक ताल्लुक और रिश्ता है। मीडिया को भी आज़ादाना ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत है और उन्हें चाहिए कि वो 1 अरब 40 करोड़ की सब्सिडी जो सलमान शहबाज ने ली और जो उसके वालिद ने उसको दी और शाहिदा खान अब्बासी के ज़रिए 22 अरब की सब्सिडी उन्होंने सैंक्शन करवाई। तो ये वो तलक कीमतें हैं जो क्रॉस द बोर्ड डिस्कस होनी चाहिए। इनको किसी एक शख्स के साथ नत्थी करना, जोड़ना और मीडिया ट्रायल करना या करैक्टर असैसिनेशन करना, ये अफसोसनाक है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपके बहुत शुक्रिया। इन्हीं से वाबस्ता सनतकार हैं, कारोबारी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद उनका मौका भी जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सियासी माहौल चल रहा है जहांगीर तरीन साहब के साथ लेकर, लेकिन जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया। उनके तर्जुमान वही चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निज़ामी साहब, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन तो कह रही है ये रिपोर्ट भी खुशाइंद है और हुकूमत का फैसला भी दुरुस्त था। ये फैसला जो है ये कोई असद उमर का नहीं है या जहांगीर तरीन का नहीं है या इमरान खान साहब का नहीं है, ये या बुज़दार साहब का नहीं है। ये पहले हुकूमतों में भी शुगर मिल्स को सब्सिडी मिलती रही है, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के लिए। और ये उस वक़्त जो एक्सपोर्ट बरामद करने का फ़ैसला था, यानी चीनी बरामद करने का फ़ैसला, वो ना जहांगीर तरीन का अकेला था ना असद उमर का था, बाकायदा उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ़ैसला था। और सब्सिडी देने का फ़ैसला पंजाब ने भी अकेले ने किया। जी जनाब, आपकी क्या राय है चौधरी साहब इस मामले में? नहीं, निज़ामी साहब, पहले तो ये बात है देखें कि शुगर मिल्स 62 से लगी हुई हैं पाकिस्तान में, यानी इन 60 सालों में तकरीबन शुगर मिल्स ने 7-8 दफ़ा सब्सिडी ली होगी मैक्सिमम। 8 साल मेरा ख्याल 8 से 10 से ज़्यादा कभी सब्सिडी ली। लेकिन इशू और बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं हुकूमतों को चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अगर सब्सिडी दी, हमने कभी इतराज़ नहीं किया, अभी बिजनेस है। जब शुगर मिल की बात आती है तो पता नहीं मीडिया पे क्या भूचाल आ जाता है कि जी शुगर मिल वाले सब्सिडी ले गए हैं। हालांकि ये सब्सिडी हमें नहीं मिलती, इस 100% पास ऑन हो जाती है ये ग्रोर्स के ऊपर। जो नए मिनिस्टर आते हैं, कोई भी हुकूमत आती है या कोई नई ब्यूरोक्रेसी आती है, जी आप क्यों लेते हैं ग्रोर? हमने हमेशा कहा भी ग्रोर को दे दें। जब ग्रोर को देने जाते हैं, ये 70 अरब की सब्सिडी बनती है, उसके अगेंस्ट में कभी 3 अरब कभी 5-7 अरब देते हैं तो उसमें काम बन जाता है। एक मैं फिक्र हमेशा बोलता हूँ कि हम चीनी नहीं बनाते, हम गन्ना पैक करते हैं, क्योंकि गंदम हुकूमत खुद खरीद लेती है, क्योंकि वो अपना फसल सही रहती है। 2 साल तक गंदम पड़ी रहना घरों में, गोदामों में पड़ी रहती है।
गन्ना आप 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। हम सिर्फ गन्ने को पैक करने का कसूर करते हैं, वो हम रख लेते हैं। अब गोरो पेमेंट देनी चाहिए 15 दिन में। ये कानून बना था 1950 का कि भी आप 15 दिन में पेमेंट दें। तब गवर्नमेंट खुद चीनी खरीदती थी, राशन डिपो में बेचती थी, 7 दिन में हमें गवर्नमेंट पेमेंट देती थी, हम 15 दिन में दे देते थे। लेकिन जब ये ज़्यादा सप्लाई चीनी बन जाती है, एक्सपोर्ट करनी होती है और हम टाइमली एक्सपोर्ट की इजाज़त मांगते हैं। पिछले 2 सालों में यही हुआ, अप्रैल में खत लिखा, एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी। जो बहुत तारीफ हो रही है आजकल मीडिया के ऊपर कि वो सेक्रेटरी साहब ने लिखा जी एक्सपोर्ट ना करें। वो ही सेक्रेटरी साहब यूनुस दागा साहब, वो तो 3 साल से ये लिख रहे थे एक्सपोर्ट ना करें, तो 3 साल एक्सपोर्ट हुई। लेकिन जब मेडल देना होता है 2 साल की हिस्ट्री भूल जाते हैं कि इस गेम को ख़राब करने में, इस ट्रेड को ख़राब करने में यूनुस दागा खुरम ज़गीर थे, जिन्होंने बर वक्त हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं, हमने विदाउट सब्सिडी मांगी थी। फिर सब्सिडी के साथ इनको देनी पड़ी इजाज़त, उसमें नुकसान फॉरेन एक्सचेंज का भी हुआ, गवर्नमेंट का भी हुआ। अच्छा, फिर जो सबसे बर्निंग इशू जो इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है, मैंने ये पेपर भेजे किसी चैनल पे दिखाए, यानी दिखाए पढ़े नहीं गए, मैं इसलिए आप ज़रा पढ़ के बता देता हूँ। ये इशू ये है कि चीनी महंगी होगी एक्सपोर्ट करने से पिछले साल। जनाब चीनी महंगी हुई, ये सरकारी पेपर है, मेरे बनाए हुए नहीं है। इसमें आप देख लें कि 14-15 में चीनी का रेट 58.91 पैसा था। उसके अगले साल 15-16 में चीनी का रिटेल प्राइस 63.76 था। अब देखें 15-16 में हम सेल टैक्स दे रहे थे 3 रुपये किलो, कुछ पैसे, सॉरी 5 रुपये किलो। उसके बाद 18-19 में यानी 2 साल वक्त के बाद रेट हुआ है, जो पिछले साल बर्निंग इशू बना हुआ है, 64.27 प्राइस थी एवरेज प्राइस, जो पहले 63.76, यानी सिर्फ 8 आने कीमत बढ़ी है, जिसमें 5 रुपये 20 पैसे तो सेल टैक्स एडिशन हुई है, जिसमें 104 रुपये वाला डॉलर 150 का हो गया। जो हमारे केमिकल बोर्ड होते हैं उसकी वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, वेजेस बढ़ गई, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मुझे बताएं इसमें चीनी कहाँ महंगी हुई है? जो ये अपना मीडिया में शोर डाला वही चीनी महंगी हो गई है। ये पेपर सरकारी है, हमारे बनाए हुए नहीं है, PSMA के, इनको स्टडी कर ले। हाँ, ये पहला हिस्सा हो गया। जो दूसरा हिस्सा इस सीजन में चीनी महंगी हुई है, और बिल्कुल हुई है, और सबको इल्म में है वो क्यों महंगी हुई है। वो चीनी इसलिए महंगी हुई कि 2 सूबों ने सब्सिडी नहीं दी, दोनों सूबों में चीनी कम पैदा हुई। एक सूबे में 22%, एक में 14-15%। वो शॉर्टेज, अगर ये पंजाब सूबा भी ना देता तो ये भी 30-35% चीनी गन्ना कम लगता, इसमें भी चीनी कम पैदा होती, तो बताइए कितनी ज्यादा शॉर्टेज आ जाती जी। पंजाब ने, सेंट्रल पंजाब ने प्राइस दी 201 सेकंड, पंजाब ने 240-245 पेमेंट दी, सिंध वालों ने 250-55 दी, और KPK में भी एवरेज इतनी ज्यादा आई है। तो वो आप एवरेज निकाल लें, KPK 250 तो चीनी क्या कास्ट, जो पैसा ले गई हैं वो ले गए, वो ग्रोथ ले गए हैं। हम पे इल्जाम आता है GID रिपोर्ट में जी आपने 12 दिन मिलने बंद की, वो मैंने अपने लिए बंद नहीं की थी। जब चीनी 2-3 जी सवाल कर लें, अगर मैं कहता हूँ पूरा कर दूं कि चीनी सिर्फ 3 रुपये महंगी, जब 3 रुपये महंगी किलो हुई थी तो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया। हमने कहा ये सख्ती होगी, हमने मिलने बंद कर दी ताकि गन्ना सस्ता मिले। फिर मिलों का गवर्नमेंट का प्रेशर ही मिलने जरूर ऑन करें, हमने ऑन कर दी। जब नहीं मिलने ऑन करते तब FIR, अब चीनी में तब FIR। भाई आप देखें, हमने हुकूमत के लिए मिलें बंद की थी कि चीनी महंगी ना हो, या कंज्यूमर को फायदा हो कि चीनी सस्ती मिले। अब चीनी महंगी बनी है, अब आप बता रहे सवाल हो, तो मैंने अपनी ब्रीफ कर दी आपको। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम का वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका, चौधरी वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया, आज के प्रोग्राम से इतना ही।